सो वेल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 के एक्सप्लोसिव एंडिंग के बारे में और उसके आने वाले फ्यूचर इवेंट्स क्या क्या होंगे, क्योंकि पार्ट 1 के एंडिंग में हमें रिवील होता है लुइस और एवियन का सच क्या है। एंड मेन शोडाउन था टाइलर वर्सेस वेडनेसडे। तो क्या वेडनेसडे जिंदा रहेगी? एंड आउटकास्ट एंड टाइलर अपने हाइट फॉर्म में आजाद हो चुका है। एनिट का फ्यूचर अनसर्टेन है, खासकर मोर्टेशिया और आंट ओफेलिया भी अभी प्लॉट में डीपली इन्वॉल्व है। एंड ये ज़ोंबी स्लर्प आखिरकार कौन है? सबसे पहले शॉकिंग बात हमें पता लगती है कि नई क्लेयर एवियन असल में कोई और नहीं बल्कि जूडी है, जो पहले एक मासूम सी सेक्रेटरी लगती थी विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। और वो जूडी ही थी जो अपने क्रॉस के जरिए मर्डर करती है, जिसे हमने सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि वो सीक्रेट एजेंट कैसे मारा जाता है, जिसके बाद में टाइलर के फादर भी मारे जाते हैं। जिसके बाद में पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जूडी ही थी जो अपने क्रॉस के जरिए इन सबको मार रही थी। दरअसल जूडी पहले एक नॉर्मी ही थी, लेकिन उसके फादर ने एक्सपेरिमेंट करके उसे एक आउटकास्ट में बदल दिया, जिससे उसे पक्षियों को काबू करने की पावर मिल चुकी थी। और जो एवियन के फादर थे वो विलो हिल में होने वाले लुइस एक्सपेरिमेंट के सेंटर में थे। यहाँ लुइस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी, जिसे शुरू किया गया था आउटकास्ट पर डेंजरस एक्सपेरिमेंट के लिए। जिसके बाद में वेडनेसडे और अंकल फेस्टर मिस्ट्री तक पहुंचते हैं और जब वो लुइस का डाटा और विक्टिम के एम्प्टी अर्न्स ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि क्लाइमेक्स में ब्लो हिल हॉस्पिटल में हुई बैटलफील्ड में फेस्टर जब हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी को ब्लो करता है, जिसके बाद में वहाँ मौजूद सारे आउटकास्ट जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो सब लोग आजाद हो जाते हैं। जिसके वहाँ पे एक डरी हुई लेडी होती है जिसे बचाने के लिए खुद वेडनेसडे वहाँ रुकती है। अब ये लेडी टाइलर की मॉम है या फिर वेडनेसडे की आंट ओफेलिया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड जब सारे आउटकास्ट एंड मेंटल पेशेंट फ्री हो रहे होते हैं तो इसी अफरा तफरी में मिस थ्रोमिल मौके का फायदा उठाती है और टाइलर को आजाद कर देती है। अब टाइलर जो कि हाइड बन चुका है वो अपनी चेन तोड़ के बाहर आ जाता है। सीन इंटेंस हो जाता है जब टाइलर अपनी पहली मास्टर मिस थ्रोमिल को मार देता है। एंड हाँ फाइनली यहाँ पे मिस थ्रोनिल मारी जा चुकी है। जिसके बाद में टाइलर वेडनेसडे को ढूंढता है और एक ब्रूटल फाइट के बाद में उसे एक ऊंची विंडो से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद में वेडनेसडे खून से लथपथ जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और तभी उसकी आवाज गूंजती है, मैंने हमेशा चाहा था मौत की आंखों में आंखें डालकर देखूं, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी में मुझे सिर्फ वो शब्द याद आ रहे हैं, शायद मैंने सब कुछ और भी ज्यादा बिगाड़ दिया, बहुत ज्यादा। ये डायलॉग दर्शाता है कि वेडनेसडे अपने फैसलों पर पछता रही है और वो इस सारी तबाही की जिम्मेदारी शायद खुद को मानती है। जिसके बाद में इसके पार्ट 2 जो कि 3 सितंबर 2025 को आ रहा है उसमें देखेंगे कि वेडनेसडे कोमा से बाहर आ चुकी है। एंड इसके मेकर ने भी हमें ऑलरेडी कंफर्म किया था कि सीजन 2 का जो पार्ट 2 होने वाला है वो काफी ज्यादा डार्क एंड मिस्टीरियस होगा। और वैसे भी विलो हिल का सच अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है और टाइलर और जूडी के खिलाफ एक नई लड़ाई छिड़ेगी। एंड वेडनेसडे के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि टाइलर ने कहा है कि वो एनिट को मार देगा। एंड उसने अपने विजन में भी एनिट को मरते हुए देखा था जहाँ पे बहुत सारे क्रॉस थे। एंड वेडनेसडे खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानती है। ये विजन वेडनेसडे के लिए एक बड़ा संकट है क्योंकि उसे एनिट की जान बचानी है, लेकिन एनिट को इस खतरे के बारे में पता नहीं होता। वे सामान्य जीवन जी रही है, लेकिन वेडनेसडे उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में एनिट का खुद का एक हॉरर और रोमांटिक ड्रामा चल रहा है, जिससे वो एजेक्स से अपने पुराने संबंधों को खत्म कर चुकी है और ब्रोनो नाम के एक नए लड़के के साथ है। एंड ब्रोनो भी एक बेयरवुल्फ ही होता है। ये सब उसके लिए इमोशनली रूप से मुश्किल समय चल रहा है, जिससे वेडनेसडे के लिए भी एनिट की सुरक्षा करना काफी ज्यादा चुनौती भरा है। इसी बीच पार्ट 2 में पता चलेगा कि वेडनेसडे की जो साइकिक पावर जा चुकी है उसे भी हम एक्सट्रीम लेवल या फिर फुल पोटेंशियल में देखेंगे। इसी के साथ कहानी में सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जब एनिट घातक खतरों का सामना करेगी, लेकिन वेडनेसडे पूरी ताकत से उसकी मदद करेगी। जिसके साथ में उसकी मॉम मोर्टेशिया और वेडनेसडे के परिवार के अन्य सदस्य भी इस मिशन में शामिल होंगे। एनिट खतरे में है और वेडनेसडे उसके जीवन को बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है, यहाँ तक कि उसने अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया। एंड सीजन 2 के पार्ट 1 में उनकी दोस्ती काफी बार टेस्ट हो रही है, लेकिन वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे आने वाले एपिसोड्स में। और वेडनेसडे की शक्तियों के बारे में भी अधिक खुलासा होगा जो कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाएगा। एंड हाँ पार्ट 1 में हमने 2 नए कैरेक्टर भी देखे, एक प्रिंसिपल एंड एक म्यूजिकल टीचर। अब प्रिंसिपल तो काफी ज्यादा इनोसेंट दिखाई देता है स्टार्टिंग के एपिसोड में, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती रहती है तो हमें उसका असली चेहरा दिखाई देने लगता है, जहां वो बियांका को अपने मतलब के लिए यूज करता है और उसे धमकाता है। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि बियांका एंड एजेक्स छुपकर से बातें सुन रहे होते हैं प्रिंसिपल की, जहां प्रिंसिपल किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके टोन से लग रहा था कि उसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं और वो नेवरमोर के अंदर किसी के कहने पर तो काम कर रहा है। और इसाडोरा बहुत तेज, समझदार और थोड़ा रहस्यमय किरदार है जो वेडनेसडे की तेज तर्रार प्रतिभा को भी समझती है और वेडनेसडे को उसकी गलतियां बताकर उसे निखारने में मदद करती है। एंड
क्योंकि वेडनेसडे की साइकिक एबिलिटीज को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उसमें संगीत से उसकी कनेक्शन को और इसाडोरा की सलाह के एक महत्वपूर्ण मोड़ लेगी। आगे चल के इसाडोरा उसके लिए एक गाइड और मेंटर की तरह होगी, लेकिन उनकी मोटिव और गुप्त इतिहास अभी पूरी तरह खुला नहीं है। हो सकता है इसाडोरा के पास नेवरमोर और विलो हिल से जुड़ी गुप्त जानकारियां हों। उनका अतीत शायद स्कूल के गुप्त साजिशों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि वो एक मेंटर है और वेडनेसडे के करीब है। तो जब इन सब के बारे में बात हो ही रही है तो क्यों ना सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात की जाए, जो कि है स्लर्प द ज़ॉम्बी। तो स्लर्प सबसे पहले एक स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पहले स्लर्प एक नेवरमोर का स्टूडेंट था जिसके अंदर काफी ज्यादा हाईटेक माइंड था, बट क्योंकि उसका हार्ट काम करना बंद कर रहा था इसलिए वो अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बनाता है, जिसके बाद में वो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाता है। जिसके बाद में स्लर्प असल में नेवरमोर एकेडमी का एक छात्र ही नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली लेकिन अजीब आविष्कारक छात्र बन गया। उसने कई मशीनी उपकरण बनाए, लेकिन एक दिन उसकी बनाई हुई एक मशीन फट गई जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये हादसा रहस्य में था, लेकिन लोगों को यकीन है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। जिसके बाद में उसे स्कल ट्री के पास दफनाया गया था, जहां अब भी कुछ लोग उसकी टिक टिक करती मशीन जैसी धड़कनें सुनने आते हैं। और पक्सली एडम को ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए वो जाता है स्कल ट्री के पास में। जिसके बाद में वो स्कल ट्री के पास जमीन में गिरता है, जिससे उसे झटका लगता है और स्लर्प की बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन पक्सली डरने के बजाय उसे स्लर्प नाम देता है और उसे अपना पालतू ज़ॉम्बी समझकर दिमाग खिलाने लगता है, क्योंकि स्लर्प कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। जैसे भी इंसानों का दिमाग खाता है उसका शरीर सड़न से मुक्त होने लगता है और उसकी मानसिक क्षमता और ह्यूमन इंटेलिजेंस वापस आने लगती है। धीरे धीरे वह बोलने और पहचानने की शक्ति भी हासिल करता है, क्योंकि सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में जब स्लर्प अगस्टस स्टोनहर्स्ट से मिलता है तो कहता है, हेलो ओल्ड फ्रेंड, यानी उन्हें पहले से ही जानता था। इससे संकेत मिलता है कि स्लर्प पहले कभी लुइस प्रोजेक्ट या विलेज हील का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रहा होगा। और स्लर्प का लुइस परियोजना से संबंध तो 100% रहा ही है, क्योंकि लुइस एक सीक्रेट साइंस प्रोग्राम था जिसमें आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ऐसा माना जा रहा है कि स्लर्प पहला टेस्ट सब्जेक्ट था, एक फेल्ड या फिर अनफिनिश्ड एक्सपेरिमेंट। और अगस्टस स्टोनहर्स्ट जो लुइस को बनाने वाले थे उन्होंने ही उस पर पहला प्रयोग किया था। स्लर्प में कुछ मशीन या फिर हार्डवेयर जोड़े गए थे जिससे उसकी बॉडी मैकेनिकल ज़ॉम्बी हाइब्रिड बन गई, क्योंकि हमने देखा था कि वो डॉक्टर फेयरवन और अगस्टस स्टोनहर्स्ट समेत कई लोगों की हत्या करता है, जिसमें स्लर्प फेयरवन का दिमाग खाने के बाद और ज्यादा होशियार और खतरनाक हो जाता है। अब धीरे धीरे स्लर्प इंसानी रूप में आ रहा है, इसलिए वो सीजन 2 के हमें पार्ट 2 में पूरी तरीके से इंसान के रूप में दिखेगा और बोलता हुआ भी। और वही लुइस प्रोजेक्ट का काला सच उजागर कर सकता है, क्योंकि वह उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन उस लुइस फैकल्टी में हमें एक और मिस्टीरियस लेडी कैरेक्टर दिखाई दी, जिससे कि वेडनेसडे बचाने के लिए वहीं रुक जाती है। अब यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो ये टाइलर की मॉम है या तो ये है आंट ओफेलिया। अब आपकी क्या राय है इसमें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आंट ओफेलिया मोर्टिशिया की छोटी बहन है जिनका नाम पूरे एडम्स परिवार में खास महत्व रखता है। एंड ओफेलिया को नेवरमोर एकेडमी में उनकी साइकिक शक्तियों के बहुत ज्यादा उपयोग के तनाव के कारण पागल घोषित किया, जिसके बाद में उन्हें विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। मोर्टिशिया ने बताया कि ओफेलिया के दिमागी रोग की मानसिक खतरे की वजह है, जिससे कि वो 20 साल से लगभग लापता है। आंट ओफेलिया का प्लॉट एक काफी ज्यादा रहस्यमय रखा गया था और वेडनेसडे उनके साय में ही बड़ी हुई है। अब ओफेलिया की कहानी विलो हिल के गहरे रहस्यों से तो जुड़ी हुई है और उसकी मिस्ट्री अब भी खुलना बाकी है। सो इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।